Hello everybody, क्या हाल चाल है? This is A.S. Pandit here and I welcome you all to the Catalyst Group GS classes. आज की जो क्लास है बहुत इंपॉर्टेंट है. हमने हिस्ट्री की अभी तक 18 क्लासेस कर रखी हैं जिसमें हम अभी ओवरव्यू कवर कर रहे हैं. उसके बाद मैंने आपको बताया था टोटल अपनी 25 से 30 क्लासेस में लेके जाऊंगा जिसमें मैंने मॉडर्न को काफी अच्छे से अभी ही कवर करा लिया है और इन डेप्थ क्लासेस में और अच्छे से कवर कराएंगे इसको. तो आज हमारी 19th क्लास है जिसमें हम अराउंड 1927-28 के आसपास तक पहुंच गए थे. भगत सिंह हमने देख लिए थे, उनका क्या रोल था हमने पिछली क्लास में समझ लिया था. जिन्होंने पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं वो नीचे पिन कमेंट में चले जाना, सारी क्लासेस का लिंक मिल जाएगा, पिछली सारी क्लासेस देख सकते हो. और आज की क्लास में हम आगे लेके जाएंगे साइमन कमीशन के बाद. और आज दो इंपॉर्टेंट लीडर, एक्चुअली 3 लीडर जो हिस्ट्री में अपनी इंपॉर्टेंस रखते हैं और जिनकी वजह से काफी आगे जाके चेंजेस और इफेक्ट आए हैं, उनकी हम बात करने वाले हैं. जिसमें जिन्ना, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, इन 3 लीडर्स की आज हम एंट्री कराएंगे और इनका रोल थोड़ा सा जो पॉलिटिकल समझने की कोशिश करेंगे क्या था और किस तरीके से ये लोग राइज किए थे और उठे थे. थोड़ी सी कहानी स्टोरी, जैसे मैं हमेशा स्टोरी के साथ चीजों को समझाता हूं. मैंने आपको बताया चीजें स्टोरी के साथ समझोगे तो हमेशा के लिए याद हो जाएंगी. आप लोग कहते हो सर मुझे आपका पढ़ा हुआ परमानेंट याद हो जाता है, तो वो इसीलिए हो जाता है क्योंकि मैं साइंटिफिक तरीके से पढ़ाता हूं, इंजीनियर हूं. तो जैसे इंजीनियरिंग पढ़ते थे वैसे ही मैं हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स सब चीजें कवर करा दूंगा, उसकी टेंशन मत लो. आज का जो अपना स्केड्यूल था, जैसे 14 तारीख का आपका हिस्ट्री का टाइम टेबल है और कल हम पॉलिटी का क्लास अपलोड कर चुके हैं. टाइम टेबल मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है, जिनको नहीं देखा, जो अभी देख रहे हो वो ये टाइम टेबल देख सकते हो. ईपीएफओ का जो पेड बैच चल रहा है जो सिर्फ ईपीएफओ के लिए है, जिसमें ईपीएफओ का सिलेबस कराया जा रहा है पूरा, वो कैटलिस्ट की वेबसाइट पे कल सुबह से उसकी क्लास है, 2-2.5 घंटे की क्लास होगी, फिर वो सेव हो जाया करेगी. आप कभी भी उसको पूरे दिन में देख सकते हो. तो जो ईपीएफओ का बैच ज्वाइन किए हैं वो कैटलिस्ट की वेबसाइट पे जाके बैच को देख सकते हैं. जिन्होंने नहीं किया है वो ज्वाइन कर सकते हैं. इसके अलावा सिविल इंजीनियरिंग में एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग स्टार्ट होगा कल, मैकेनिकल में मशीन डिजाइन और इलेक्ट्रिकल में पावर सिस्टम. जितने भी बैच है हमारे, चाहे आईएएस, गेट, पीएसयू, अपना यूपीपीएससी का, एसएससी का, सब में सेम सब्जेक्ट टेक्निकल के कल से स्टार्ट होंगे. मॉर्निंग में क्लास आ जाएगी, आप कभी भी देख सकते हो. स्टार्ट करते हैं आज के अपना क्लास. हमने जो लास्ट क्लास छोड़ी थी उसमें एक चीज हमें समझ में आ गई थी कि साइमन कमीशन इंडिया में एंट्री कर चुका था और साइमन कमीशन के अपोज में बहुत बवाल हो चुके थे, बहुत ज्यादा दिक्कतें आ चुकी थी, लोग काफी परेशान हो चुके थे. और एक चीज हमें और समझ में आई थी कि क्योंकि लोग इतने परेशान और इतना बवाल और इतना चिल्ला रहे थे तो ब्रिटिशर्स ने थोड़ा सा गेम खेलने की कोशिश करी. ब्रिटिशर्स ने क्या कहा, मोतीलाल नेहरू जी को बुलाया कि तुम बहुत लीडर बनते हो. मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू जी के फादर, मोतीलाल नेहरू जी को बुलाया, बोला इधर आओ भाई साहब, तुम बहुत हीरो बन रहे हो ना, तुम बहुत इंटेलेक्चुअल बनते हो ना, तुम एक काम करो, तुम एक रिपोर्ट तैयार करो और उस रिपोर्ट में सारे पॉइंट जो तुम्हें चाहिए. साइमन कमीशन क्या था? साइमन कमीशन इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स, इंडिया में क्या क्या चीजें तरीके से गवर्नमेंट चलनी चाहिए, क्या क्या सिस्टम होना चाहिए, वो सब पॉइंट्स उसमें लिखे हुए थे. बट प्रॉब्लम क्या थी, वो सारे पॉइंट्स ब्रिटिशर्स को सपोर्ट करते थे और साइमन कमीशन के अंदर जो लोग थे वो भी सारे ब्रिटिशर्स थे, जो कि इंडियंस को पसंद नहीं आया था कि हमारे लिए पॉलिसी बना रहे हो तो हमारा बंदा तो बैठाओ, एटलीस्ट अंदर 1 या 2. तो मोतीलाल नेहरू जी को ब्रिटिशर्स ने बुलाया, ऐसा कहा तुम्हें हमारा समझ में नहीं आ रहा, ना तुम्हारे किसी आदमी को हमारा कमीशन समझ में आ रहा है, तो एक काम करो, तुम अपना तैयार कर लो, तुम सारी एक रिपोर्ट तैयार करो, तुम्हें जो चाहिए वो सारे पॉइंट उसके अंदर डालो, हम मान लेंगे. लेकिन कंडीशन ये है कि इंडिया में जितने भी तुम लोग पार्टी चलाए घूम रहे हो ना, चाहे वो मुस्लिम लीग हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो हिंदू महासभा हो, जितनी भी छोटी मोटी पार्टी लेके तुम घूम रहे हो, 4-5 लोग अलग अलग, सारे लोग उसमें साइन करके अपना एक्सेप्टेंस हमें दो. अगर सारे लोग सेम चीज पे हाँ बोल दिए तो हम उस चीज को एक्सेप्ट कर लेंगे. देखो ब्रिटिशर्स में बहुत दिमाग था और वो दिमाग के चक्कर में हमारे जैसे बेवकूफों को बेवकूफ बनाते रहे. हमारे पास प्रॉब्लम ये थी कि हर इंसान अपने बारे में सोचता था, आज भी सोचता है. अगर आप अपने बारे में सोचो अच्छी बात है, बट अपने साथ दूसरे के बारे में भी सोचने लग जाओगे ना तो भला हो जाएगा सबका. बट लोग ऐसा करते नहीं है. तो वहां पे यही प्रॉब्लम थी, हिंदू मुस्लिम के बारे में नहीं सोचते थे, मुस्लिम हिंदू के बारे में नहीं सोचते थे और सिख अपने बारे में सोचते थे. उनको लगता था हमारे बारे में कोई नहीं सोच रहा है तो हम किसी के बारे में क्यों सोचें, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती थी. और ब्रिटिशर्स को ये चीज पता थी कि इंडिया के अंदर यूनिटी नहीं है, तो हम अगर इनसे कहेंगे ना कि सेम चीज पे एक्सेप्टेंस लेके आ जाओ तो ये अंकल लेके आ नहीं पाएंगे. कौन अंकल? मोतीलाल अंकल. ठीक, मोतीलाल जी ने कहा कि मैं बहुत गजब का लीडर हूं भाई साहब, मैं लेके आऊंगा. गए लेने के लिए, घूमने के लिए. उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार करी, उन्होंने रिपोर्ट पे बहुत सारे पॉइंट डाले. अभी उन पॉइंट्स की भी बात करता हूं, बट एक पॉइंट यहां पे आपको ध्यान रखना है. जब मोतीलाल नेहरू जी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी, जिसको बोलते हैं नेहरू रिपोर्ट, ये नवंबर 1928 में सबमिट हुई थी. इसमें कुछ पॉइंट्स थे जो मैं पिछली क्लास में आपको एक बार कवर करा चुका हूं, बट अभी फिर से बता देता हूं. पहला पॉइंट था डोमिनियन स्टेटस. डोमिनियन का मतलब होता है कि आप जाओ मत इंडिया से ब्रिटिशर्स, लेकिन हमें
कंट्रोल दो स्टेट का, अलग अलग जगह का। तो भगाने की बात इन्होंने नहीं की थी। और बहुत सारे पॉइंट्स थे, जैसे मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं होना चाहिए, सेपरेट इलेक्शंस मतलब अलग अलग तरीके से, ऐसा नहीं कि मुस्लिम्स को ही वोट दे, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये पॉइंट भी थे। कोई भी रिलीजन नहीं होना चाहिए स्टेट का, ये मैंने सब आपको समझाया था पिछली क्लास के अंदर, एक बार देख लेना। अच्छा, ये रिपोर्ट आने से पहले जब ये सब रिपोर्ट बना रहे थे और ये लोगों के पास जा रहे थे कि भाई साहब मैं ये पॉइंट्स डाल रहा हूं, आपको कोई पॉइंट बताने तो बता दो, फिर हम बैठ के सब डिस्कशन कर लेंगे। उससे पहले मुस्लिम लीग की तरफ से 1927 में, मुस्लिम लीग की तरफ से 1927 में जिन्ना ने क्या किया, जिन्ना ने एक 4 पॉइंट अपनी तरफ से मुस्लिम लीग की रिप्रेजेंट करते हुए मोतीलाल नेहरू जी के सामने रखे कि भाई साहब ये 4 पॉइंट भी आप अपनी रिपोर्ट में डालोगे तभी हम उसमें साइन करेंगे। मोतीलाल ने कहा कि बताओ क्या पॉइंट है। तो जिन्ना बोलते हैं कि 4 डिमांड है, बेसिकली हमारी पॉइंट तो हम ऐसे ही बोल रहे हैं बट ये हमारी डिमांड है। और वो डिमांड ये है कि पहली चीज तो ये है कि भाई ज्वाइंट इलेक्टोरेट होगा, ठीक है, मुस्लिम्स को आप अलग से इलेक्शन के लिए वो नहीं देना चाहते, कोई दिक्कत नहीं है, हम मिक्स इलेक्शंस करेंगे, सबको सेम मान के चलते हैं, हम भी मानते हैं इस चीज को। तो जिन्ना की पहली डिमांड तो यही थी, जो कि एक्सेप्ट भी की गई थी। नेहरू रिपोर्ट का पॉइंट पहला सेपरेट इलेक्टोरेट था, ठीक है। जिन्ना का दूसरा डिमांड ये था कि 1/3 जो सीट्स होंगी, जो आप इलेक्शन लड़ोगे और सब चीजें आगे जाके जीतोगे, वो रिजर्व्ड होगी मुस्लिम्स के लिए। मतलब अगर आपकी 10 सीट होती है तो 10/3 सीट्स पे मुस्लिम आएगा, ये रिजर्वेशन है, ये फिक्स है, जैसे रिजर्वेशंस होते हैं, ठीक है। उसके बाद तीसरा डिमांड उन्होंने ये रखा कि जो हाईली पॉपुलेटेड मुस्लिम पॉपुलेटेड एरियाज है, जैसे बंगाल हो गया जो अभी आपका बांग्लादेश बना हुआ है, या फिर पंजाब जो अभी सिंध वाला पार्ट पाकिस्तान में जा चुका है, बहुत मुस्लिम्स वहां रहते थे, अभी भी है, ऐसा नहीं। तो इन्होंने ये बोला जहां मुस्लिम्स पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है वहां पे जो रिप्रेजेंटेशन आएगा वो पॉपुलेशन की प्रोपोर्शन में आएगा। मतलब जो लीडर निकल के आएंगे, हर स्टेट से कुछ सीट्स होती है ना फिक्स कि भाई 10 सीट है, कहीं 12 सीट है, तो इन्होंने कहा कि वो सीट्स जो उठ के आएंगी, जो इलेक्शंस के लिए लोग आगे आएंगे, वो पॉपुलेशन की प्रोपोर्शन में होंगे। इसका मतलब एक चीज क्लियर हो गई, परसेंटेज इन्होंने बताई नहीं, एक चीज क्लियर हो गई, जहां जितने ज्यादा मुस्लिम है वहां से उतने ज्यादा लोग मुस्लिम्स के आ जाएंगे। समझ में आ रहा होगा लेजिस्लेटिव असेंबली में, जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली होगी। चौथा पॉइंट इन्होंने ये रखा कि मुस्लिम्स की 3 प्रोविंसेस बनेंगी, 3 एरियाज बनेंगे जो मुस्लिम्स के लिए ही होंगे। उसमें से एक होगा सिंध, पंजाब से अलग करके, एक होगा बलूचिस्तान और एक होगा नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, जो मुस्लिम कंट्रोल एरियाज होंगे, मुस्लिम्स की अच्छी खासी यहाँ पे पॉपुलेशन होगी। अब नेहरू रिपोर्ट में ये 4 पॉइंट्स डालने की बात कर दी जिन्ना ने। नेहरू जी तो चलो ठीक है मान सकते थे, बट पॉइंट ये था कि इन 4 पॉइंट को डालने के लिए और भी पार्टीज थी जिनका एक्सेप्टेंस चाहिए था। उसमें सबसे आगे चल रही थी हिंदू महासभा। अब हिंदू महासभा तो हिंदू महासभा है, उसने कहा भाई साहब ये जो पॉइंट है ना ये नहीं होंगे, इसमें से पहला वाला पॉइंट तुम फिर भी रख लो, सेपरेट इलेक्टोरेट को ज्वाइंट करने वाला, ठीक है भाई चलो ये भी मान रहे हैं अच्छी चीज है, लेकिन बाकी की चीजें नहीं करने देंगे हम। तो इसका मतलब यहीं से एक बहुत बड़ा अपोजिट मिल गया, किसको, जिन्ना को। जिन्ना ने कहा कि भाई नहीं डाल रहे हो तो फिर अच्छी बात नहीं होगी, मैं दिखाता हूं आगे क्या कर सकता हूं मैं। हिंदू महासभा ने कहा दिखा लो, हम भी दिखाएंगे हम क्या कर सकते हैं आगे। तो अब क्या चक्कर पड़ा, हिंदू महासभा ने इस पे एक्सेप्टेंस दिया नहीं, बिल्कुल नहीं दिया। अब चक्कर क्या पड़ा, जब हिंदू महासभा ने एक्सेप्टेंस नहीं दिया तो जिन्ना का प्रपोजल रिजेक्ट हो गया। जिन्ना का जो ये प्रपोजल था, जो जिन्ना ने प्रपोजल अपनी तरफ से रखा था, जो डिमांड रखी थी, इसी को नाम दिया गया दिल्ली प्रपोजल 1927, 1927 दिल्ली प्रपोजल। दिल्ली प्रपोजल जिन्ना ने दिया था 1927 में, 1927 में, जस्ट बिफोर द सबमिशन ऑफ नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट के सबमिशन के बिल्कुल थोड़े से पहले। बट नेहरू रिपोर्ट में वो पॉइंट्स आ नहीं पाए, सिर्फ एक ही पॉइंट एक्सेप्ट हुआ है जो आपको ध्यान रखना है, जो कि दिल्ली प्रपोजल में था। अब जिन्ना का पॉइंट एक्सेप्ट हुए नहीं, हिंदू महासभा ने कहा कि नहीं होने देंगे और पंगे हो गए। अब जिन्ना सनक गए। जिन्ना ने कहा कि रिपोर्ट तुमने बना ली, फाइनलाइज कर ली और मेरा एक ही पॉइंट डाला है, एक काम करो ये बाकी के 3 पॉइंट भी डालो वरना मैं दिखाऊंगा क्या कर सकता हूं मैं। तो मोतीलाल नेहरू जी ने कहा कि नहीं हम नहीं कर पाएंगे, सॉरी भाई साहब, नमस्ते। तो जिन्ना ने कहा कि अब मैं दिखाऊंगा, मैं अपने 14 पॉइंट्स लेके आऊंगा। तो जिन्ना नेहरू रिपोर्ट को अपोज करने के लिए अपना एक 14 पॉइंट्स का पूरा कच्चा चिट्टा बना के लाए। मार्च 1929 में, डेट बहुत ध्यान से ध्यान रखना, दिल्ली प्रपोजल 1927, 1928 नेहरू रिपोर्ट का सबमिशन, जिसमें जिन्ना का जो एक ही पॉइंट था वो एक्सेप्ट हुआ था। जिन्ना ने कहा तुम 1 पॉइंट कर रहे हो एक्सेप्ट, हमने 4 दिए थे तुमको, हम अब 14 पॉइंट देंगे अपने अलग से। समझ में आ रहा होगा, मतलब यहां पे मार्च 29 में जिन्ना ने अपने 14 पॉइंट्स लिख के, आपको जरूरत नहीं है वो लिख के याद करने की,
14 पॉइंट्स लिख के यहां पे प्रेजेंट कर दिए जस्ट टू अपोज द नेहरू रिपोर्ट, सिर्फ अपोज करने के लिए। कोई बेसिक बहुत बड़ा एम नहीं था इन 14 पॉइंट्स का, सिर्फ एक ही एम था कि नेहरू की रिपोर्ट को आगे नहीं बढ़ने देना है, मुझे वो पसंद नहीं है। अच्छा, यहां पे हिंदू महासभा फंसी हुई है, वो कह रहे हैं जिन्ना की बात नहीं मानेंगे। जिन्ना आ गए, वो कह रहे हैं हम अपनी बात अलग से मनवाएंगे 14 पॉइंट से। और मोतीलाल नेहरू वैसे ही फंसे हुए हैं। सिख और आ गए, सिख कह रहे हैं कि यार ऐसा है, तुम अपनी मुस्लिम जो हो अपने अलग से, मुस्लिम अपने अलग से डिमांड कर रहे हो सेपरेट टेरिटरी की, तुम्हारी बात तो चल रही है, हमारी तो बात ही नहीं चल रही। हमें तो कोई अलग से इलेक्शन के लिए कोई सीटी नहीं देना चाहता, कोई रिजर्वेशन दे रहा है चीजों के लिए, तो सिख अलग से अपोज में आ गए। इसका मतलब अगर बेसिकली देखा जाए तो जो नेहरू रिपोर्ट की बात चल रही थी, जो इंडियंस को एक रिपोर्ट तैयार करने को बोला गया था, उसे कोई इंडियन ही मानने को तैयार नहीं था। और ब्रिटिशर्स, ये देख रहे हो मुंह, ब्रिटिशर्स ऐसा मुंह बना के मजे में एकदम डांस कर रहे थे, नाच रहे थे, ऐश मार रहे थे, कह रहे लो मजे लो मजे लो। साइमन कमीशन की जो रिपोर्ट है, साइमन कमीशन जब एंट्री किया था तो उसको थोड़ा सा चीजें स्टडी करनी थी, डिस्कशंस करने थे, सोचना समझना था, और रिपोर्ट अपनी फाइनली 1930 को सबमिट करनी थी। 1928 में आ गया था, उसको 1 साल दिया गया था, 1 डेढ़ साल 2 साल, उसके बाद 1930 में 1930 में उसको अपना फाइनल कमीशन स्टॉप करके फुल स्टॉप लगाना था, यही होगा, ऐसा कर देना था। अब ये सब चीजें हो रही थी तो ये सब टाइम दिया था इन्होंने ब्रिटिशर्स ने कि तुम समझ लो, पर हो तो कुछ पा नहीं रहा था, सब अपोज 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 चल रहे थे कि जिन्ना का अपना 14 पॉइंट आ गया, सिख अलग से आ गए। इस बीच में 2 लीडर की एंट्री होती है। अभी तक मोतीलाल नेहरू कांग्रेस को आगे से लीड कर रहे हैं। मोतीलाल नेहरू बहुत ही पढ़े लिखे और सिंपल सोच रखने वाला। सिंपल सोच का मतलब समझ रहे हो मेरा कहने का क्या मतलब है? सिंपल सोच का मतलब यह कि अभी ब्रिटिशर्स को वो भगाना नहीं चाह रहे। वो कह रहे हैं ब्रिटिशर्स यहीं रहो, हमें पावर दे दो, हम आपके अंडर में ही काम कर लेते हैं। ऐसा होता है ना, कोई बहुत ताकतवर आदमी आपको देखता है, आप कहते हो भाई साहब आप ही हो महान, हम तो ऐसी वाली सोच रखने वाले इंसान। इसलिए मैं सिंपल सी सोच की बात कर रहा हूं। उस टाइम पे 2 लीडर ऐसे आए जो ऐसी सोच नहीं रखते थे, जिसमें से एक थे जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू बाहर से पढ़ के, इंडिया के बाहर से पढ़े थे, बहुत ही मालदार। मोतीलाल नेहरू इधर पैसा कमाने वाले आदमी, बाहर से पढ़ के 1912 में इंडिया वापस आए, लॉ प्रैक्टिस किया। पुराने जमाने में लॉ को बहुत ज्यादा फेमस माना जाता था, आज भी है। 1912 में इन्होंने लॉ करके वापस आए, लॉ प्रैक्टिस करना शुरू किया। उसके बाद शादी हुई, उसके बाद इंदिरा गांधी जी पैदा हो गई। इस सिर्फ चीजों के बाद इन्होंने 1919 में कांग्रेस ज्वाइन कर लिया। इन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर लिया। कांग्रेस में जो सिस्टम चल रहा था वो डोमिनियन स्टेटस और इन सब चीजों का चल रहा था, जो कि जवाहरलाल नेहरू को पसंद नहीं था। मोतीलाल नेहरू को सबसे बड़ा झटका जो मिला वो अपने ही बेटे से मिला। जवाहरलाल नेहरू ने खुद वो रिपोर्ट रिजेक्ट कर दी। बोले भाई साहब, पापा जी ये नहीं होगा, हमें चाहिए कंप्लीट इंडिपेंडेंस। इन्होंने तो डोमिनियन वाला पॉइंट ही उड़ा दिया। इन्होंने कहा कोई डोमिनियन की बात नहीं होगी, हम डिमांड करेंगे कंप्लीट इंडिपेंडेंस, फ्री इंडिया की, जो कि मोतीलाल नेहरू जी को समझ में नहीं आया। ठीक है, ये हो गई जवाहरलाल नेहरू जी की बात। इसके बाद एक बहुत ही आग लगा देने वाले लीडर भगत सिंह के बाद इंडिया में इनको बहुत पावरफुल समझा जाता है, और है भी। एक ऐसे थे कि वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे, अगर मैं आपको समझाऊंगा जब वर्ल्ड वॉर 2 और उसके बाद के 2-3 लेक्चर, तो अगर इनको मौका मिल जाता तो ये इंडिया उसी समय ब्रिटिशर्स से खाली करा लेते 1945 के अराउंड। बट नहीं मिल पाया। क्यों नहीं मिल पाया समझेंगे उसको, उस चीज को, डेप्थ को। बाहरी कुछ ऑथर्स की किताब से मैंने नोट्स बनाए, समझाऊंगा आपको। सुभाष चंद्र बोस जी पैदा हुए थे 23 जनवरी 1987 कटक में। डेट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं आपको सिर्फ बताना चाह रहा हूं कि यू शुड नो कि कौन कौन से लीडर्स हमारे इंडिया में जो है जिनको इतनी फेम नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। नोट पे फोटो आज भी गांधी जी की होती है। अगर उनकी जगह और लोगों की भी होती अलग अलग नोट में तो बहुत अच्छी बात होती, डिपेंडिंग अपॉन कि कौन सा लीडर कितनी वैल्यू रखता है। बट नहीं है, इट्स फाइन, कोई दिक्कत नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते, हम बस इज्जत दे सकते हैं और समझ सकते हैं चीजों को। 23 जनवरी 1987 कटक में ये पैदा हुए। बहुत पैसे वाली फैमिली में थे, अच्छे खासे अमीर घर में पैदा हुए थे। लॉ करने के लिए इन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज कोलकाता में ज्वाइन किया, बट क्योंकि इनके अंदर की जो सोच थी, इनकी सोच ऐसी थी रिवॉल्यूशनरी, इनकी सोच ऐसी थी कि भैया गलत करोगे तो बताएंगे तुमको अच्छे से, इस टाइप की सोच थी। ऐसी सोच की वजह से इनको कॉलेज से निकाल दिया गया, एक्सपेल कर दिया गया, कॉलेज वालों ने निकाल दिया। घर पे पहुंचे, जब आपको कॉलेज से निकाला जाता है, कभी रेस्टिकेट हुआ? मैं हुआ 2-3 बार, मैं हुआ हूं, कभी बताऊंगा अपनी स्टोरी तो समझाऊंगा क्यों हुआ। जब कॉलेज से रेस्टिकेट हुए थे ये, तो ये घर पहुंचे। घर वालों को क्या बोले? घर वालों ने कहा कि ऐसा तुम बहुत बदमाशी कर रहे हो यहाँ पे, तुमको भेजते हैं बाहर। इनके घर वालों के पास पैसा था, इनके घर वालों ने इनको इंग्लैंड भेज दिया। किसको? सुभाष चंद्र बोस जी को। इनको इंग्लैंड भेज दिया। क्यों भेज दिया?
इनको बोला गया बाहर जाओ, वहां से इंडियन सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करो। बाहर होती थी, कोई भी पढ़ने के लिए जाता था इंडिया में इतना बढ़िया स्कोप नहीं था, बाहर कोचिंग करने जाता था। ऐसे समझ लो आज तो मैं आपको ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, देखो घर बैठे बैठे। उस समय जाते थे लंदन, आप तो यहीं पढ़ रहे हो अभी घर में, देखो अभी इस तरह बैठे होगे या चेयर पे, समझ में आ रहा होगा। इंडियन सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करने ये पहुंच गए, इसका मतलब ये गए बाहर लंदन पढ़ने के लिए, इंडियन सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करने के लिए। 1920 में इस बंदे ने इंडियन सिविल सर्विसेज क्लियर भी कर दिया, मतलब तैयारी करी है और उसके बाद निकाल भी दिया, और 1920 में क्लियर करके अप्रैल 1921 में रिजाइन भी कर दिया। अब क्यों रिजाइन कर दिया? इन्होंने देखा कि ब्रिटिशर जो है बहुत हरकतें मचा रहे हैं, और इनके अंदर की ऐसी सोच थी। देखो इंसान के अंदर जो होता है अल्टीमेटली वही निकलता है, जो उसका मन में होता है, जो उसको अच्छा लगता है, जिससे उसे एट लास्ट सेटिस्फेक्शन मिलता है, वो वही करता है। चाहे आप किसी भी जॉब में चले जाओ, मुझसे पूछे सर आपने इतनी अच्छी जॉब क्यों छोड़ दी, इतनी अच्छी जॉब, इतने सारे एग्जाम निकाल के ज्वाइन क्यों नहीं किया? क्योंकि अल्टीमेटली मुझे सेटिस्फेक्शन चाहिए था जो मुझे पढ़ाने से या फ्रीली काम करने से मिलता है, तो वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है। तो ये वहां पे वापस आए, इन्होंने 1920 में क्लियर किया। 1921 में ब्रिटिशर्स की हरकतें देखी कि यार ये बहुत बदतमीजी दे रहे हैं इंडिया के अंदर, इनको तो सुधारना पड़ेगा, और वो सुधारने के लिए मेरे जैसा आदमी बहुत जरूरत है इस कंट्री को। 1921 अप्रैल में इन्होंने रिजाइन कर दिया इंडियन सिविल सर्विसेज और कांग्रेस को ज्वाइन किया। कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद कांग्रेस में ये आग की तरह बढ़े, मतलब यूथ लीडर बन गए और बहुत जल्दी आगे बढ़ने लगे और फेम पाने लगे, लीडरशिप क्वालिटी। लोग इनको देखने लगे, क्या गजब का आदमी है भाई साहब, क्या बात करता है, क्या गजब बोलता है। इस तरीके से ये कांग्रेस में छा गए, कांग्रेस में इन्होंने अपनी एक पहचान बना ली। अब नेहरू जी पे आ जाओ, कौन से वाले? बड़े वाले नेहरू। मोतीलाल नेहरू जी ने रिपोर्ट दी थी, वो रिपोर्ट उनके बेटे जवाहरलाल नेहरू ने रिजेक्ट कर दी थी, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू 1919 में कांग्रेस ज्वाइन कर चुके थे और उनको चाहिए था कंप्लीट इंडिपेंडेंस, और मोतीलाल नेहरू जी नेहरू रिपोर्ट में मांग रहे थे डोमिनियन स्टेटस, जो कि इंडिपेंडेंस नहीं होता है, बस आपको थोड़े से पॉलिसीज बनाने में इंटरफेरेंस करने के लिए थोड़ा सा आपको चांस मिल जाता है, ठीक है। अब नेहरू रिजेक्टेड नेहरू रिपोर्ट, मतलब आप समझ में आ गया होगा। इसी टाइम पे जवाहरलाल नेहरू जो कंप्लीट इंडिपेंडेंस की डिमांड कर रहे थे, इसी टाइम पे एक बहुत ही तेज बढ़ने वाला यूथ लीडर सुभाष चंद्र बोस जवाहरलाल नेहरू को मिलता है। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस मिलते हैं। जवाहरलाल नेहरू बोल रहे थे कंप्लीट इंडिपेंडेंस, और सुभाष चंद्र बोस तो हमेशा से फ्री रहने वाले आदमी, दोनों मिल गए और दोनों ने कहा बाहर में जाए कांग्रेस, बाहर में जाए सब कुछ, हम बनाते हैं अपनी अलग लीग, और इन्होंने बना ली इंडिपेंडेंस इंडियन लीग। इंडिपेंडेंस इंडियन लीग बनाई थी जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने मिलकर। ध्यान रखना, जब ये इंडियन इंडिपेंडेंस लीग बन गई, इस इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की फोटो यहां पे है, इसके सेक्रेटरी बने बोस जी और नेहरू, ये सेक्रेटरी बने, और इसके जो प्रेसिडेंट बने वो एस अयंगर जी बने, ये प्रेसिडेंट बने। और इस लीग का सिर्फ एक ही मोटिव था, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। उड़ाओ ब्रिटिशर्स को। अब देखते हैं, अब समझने वाली बात और इंटरेस्टिंग मजेदार बात, महात्मा गांधी कहां गए थे इतनी देर से? महात्मा गांधी इतनी देर से चीजें विजुअलाइज कर रहे थे कि कुछ मानो ना मानो, मैं अगर आपको बताऊं तो महात्मा गांधी जैसा दिमाग इंडिया में इतना किसी लीडर में नहीं था। दिमाग होता है ना, तेज दिमाग, लोग जोश में बहुत कुछ कर देते। ही वॉज वेटिंग फॉर समथिंग, ही वॉज वेटिंग फॉर अ लीडर, फॉर समवन हु कैन चेंज एवरीथिंग और हु हैज द एबिलिटी टू चेंज एवरीथिंग। एक ऐसे लीडर की तलाश में थे जो चेंज करने का दम रखता है, जिसको अगर मैं थोड़ी सी आग लगाऊं तो वो बवाल मचा दे। और अब महात्मा गांधी की दोबारा एंट्री होती है, जब देख लिया जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जी, जिनको लोग फॉलो कर रहे हैं और जो कंप्लीट इंडिपेंडेंस लेके एक सही ट्रैक पे इंडिया में आए हैं, इनसे बात करते हैं। महात्मा गांधी जी रोल प्ले कर रहे हैं अपना, आ गए, बुलाया इन दोनों को, आ जाओ। बोला देखो एक बात बताते हैं, कंप्लीट इंडिपेंडेंस ब्रिटिशर्स को अभी तुरंत बोलोगे ना तो मार मार के घर में बैठा दे। हमारा गोल कंप्लीट इंडिपेंडेंस है, बहुत बढ़िया बात है तुम अगर ये बोल रहे हो, बट तरीके से। अभी ये काम करते हैं, समझाया महात्मा गांधी, समझा बहुत अच्छे देते थे और लोग समझ भी जाते थे। मोहनदास करमचंद गांधी, एमके गांधी एंट्री कर चुके हैं। इन्होंने बोला सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू को कि लड़ो वड़ो मत, एक साल का टाइम देते हैं ब्रिटिशर्स को। अभी तो बात चल रही है ना, 1930 में फाइनलाइज होगा ना, इनको भी टाइम देते हैं। 1928 में इन्होंने बोला ब्रिटिशर्स को टाइम देते हैं कि हमारी रिपोर्ट को मान ले, एक साल तक सोच विचार कर ले, जो करना है करें और मान ले। 1928 में ऐसा इन्होंने बोला तो मान गए, इन्होंने कहा ठीक है। लेकिन अगर नहीं माने तो क्या होगा? सुभाष चंद्र जी बोलते हैं इनको, महात्मा गांधी जी को, तो महात्मा गांधी कहते हैं कि अगर नहीं माने तो फिर चलाएंगे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जिसका सिर्फ एक ही एम होगा, कंप्लीट इंडिपेंडेंस, और मैं खड़ा हूंगा सामने आगे। ये कॉन्फिडेंस देख के
ये कॉन्फिडेंस देख के बोस जी और नेहरू जी को लगा यार ये बंदा तगड़ा है और पहले भी तगड़ापना दिखा चुका है अपना। अफ्रीका में इतने बड़े बड़े लोगों को जमीन पे ले आया, तो ये कहा तो वैसे छोटे छोटे लोग हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इन्होंने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, आप अगर इतना सपोर्ट कर रहे हो तो बैठते हैं 1 साल वेट करते हैं। ठीक है, सुनना बहुत ध्यान से। 1 साल दिया गया ब्रिटिशर्स को दिया नहीं गया, हमने खुद सोच लिया हम दे रहे हैं। ब्रिटिशर्स को देने वाले हम क्या थे, वो तो हमें दे रहे थे, लो भैया टॉफी खाओ, और नहीं दोगे तो मारेंगे तुम्हें डंडा। कैरेक्टरिस्टिक पॉलिसी। 1928 में टाइम दिया गया, वरना अगर नहीं मानोगे तो कह दिया कि 1929 के बाद हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट मान लेंगे, अपना लॉन्च कर देंगे 1930 के आसपास में। ब्रिटिशर्स को फर्क ही नहीं पड़ता, करते रहो यार, तुम बच्चे हो, हम ब्रिटिशर्स हैं, ऐसे थे उनकी सोच। वर्ल्ड वॉर 2 में हालत खराब कर दी थी सुभाष चंद्र बोस ने ब्रिटिशर्स में, समझ में आया, अभी समझाऊंगा आगे चल के। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च करने की बात करें, दो लोग कन्विंस हो गए और बैठ गए, दोनों सारे के सारे वेट करने लगे कि ब्रिटिशर्स को टाइम दिया, देखे क्या करते हैं ब्रिटिशर्स, मानते हैं कि नहीं मानते। नवंबर 1929 तक पहुंच गए, मतलब साल खत्म होने की बात आ गई और ब्रिटिशर्स की तरफ से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आया, नो रिस्पॉन्स, नथिंग। अब इन्होंने कहा कि यार कोई रिस्पॉन्स तो आ नहीं रहा है, नाउ वी हैव टू डिस्कस, बैठ के सब लीडर्स को डिस्कस करना पड़ेगा कि आप करना क्या आगे का। 1929 नवंबर तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, तो सारे बड़े बड़े लीडर को बुलाया गया और सारे लीडर्स को बैठ के मीटिंग की गई, जिसको बोलते हैं ऑल लीडर्स मीट। ये ऑल लीडर्स मीटिंग की गई और इस मीटिंग के आउटपुट में एक रिजल्ट, एक डॉक्यूमेंट निकला जिसको बोलते हैं दिल्ली मैनिफेस्टो। दिल्ली मैनिफेस्टो एक रिजल्ट है, एक डॉक्यूमेंट है जिसके कुछ पॉइंट्स रखे गए, कुछ डिमांड्स रखी गई हैं। फाइनल ब्रिटिश को बोला गया है कि हमने आपको पहले भी बोला था 1 साल पहले, अब फिर बोल रहे हैं। ऑल लीडर्स मीट हुई नवंबर 1929 में। दिल्ली मैनिफेस्टो उसका नाम दिया गया और उसके अंदर कुछ डिमांड रखी गई। वो डिमांड बताने से पहले मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट, जिस वर्ड को बोला जाता है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। देखो मैंने आपको समझाया था, साइमन कमीशन जब आया था, साइमन कमीशन को 1930 में अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी थी। फाइनली सब कुछ खेल खाल के इंडियंस को टॉफी वॉफी खिला के फाइनल अपना एंड करना था कि ये करना है हमें। साइमन कमीशन 1930 में जब खत्म हो जाता है, जब रिपोर्ट देता, उसके बाद फाइनल डिस्कशन होने थे, जो फाइनल डिस्कशन को बोला जाता है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। उस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में इंडिया के बड़े बड़े लीडर्स को भी बुलाया जाता था। तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस मतलब साइमन कमीशन का जब रिपोर्ट सबमिशन होगा, उस टाइम पे जो डिस्कशंस वगैरह स्टार्ट होंगे चलने। साइमन कमीशन इंडिया के अंदर आने वाले रिफॉर्म्स की बात कर रहा है, न्यू इंडिया के रिफॉर्म्स की बात कर रहा है। उस समय जो लीडर्स को बुला बुला के बात की जाएगी उसको बोला जाएगा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। गोल वाली टेबल में बैठ के करेंगे बातें। ठीक, दिल्ली मैनिफेस्टो के अंदर कोई रिस्पांस आया नहीं था, तो दिल्ली मैनिफेस्टो तैयार किया गया और उसके अंदर रखी गई 3 डिमांड। अब ध्यान रखना, अब जो लीडर हैं वो आगे से लीड करने वाले महात्मा गांधी हैं, सुभाष चंद्र बोस है, जवाहरलाल नेहरू है। उधर मुस्लिम लीग की तरफ से अपना 14 पॉइंट फॉर्मूला लेके चल रहे हैं, जिनकी कोई बात अभी कर नहीं रहा है, लेकिन आगे बहुत बड़ी बात होगी जो करनी पड़ेगी, समझेंगे अभी चीजों को। अभी उनको कोई शामिल नहीं कर रहा है, ध्यान से इस चीज को देखना, लेकिन वो चीज आगे चल के बहुत बवाल मचाएगी। 3 डिमांड रखी गई, इसमें पहली डिमांड थी कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस तभी होगी जब इंडिया को डोमिनेंट स्टेटस दे दिया जाएगा। महात्मा गांधी ने बोला कंप्लीट इंडिपेंडेंस इतनी जल्दी नहीं मांगते, ब्रिटिशर्स भी खेल जाएंगे, धीरे धीरे चलते हैं, स्टेप बाय स्टेप वी शुड गो। महात्मा गांधी की ये पॉलिसी थोड़ी सी गड़बड़ लगती है मुझे, बट फाइन। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में डोमिनियन स्टेटस के बाद ही होगी ऐसा बोला गया। पहली डिमांड बोला गया, डिमांड रखी है मैंने अपना जो मैनिफेस्टो तैयार किया उसमें। दूसरी डिमांड ये रखी गई कि जो भी कॉन्फ्रेंस वगैरह हुआ करेगी उसमें हमेशा कांग्रेस मेजॉरिटी पे होगी और कोई पार्टी मेजॉरिटी पे नहीं होगी, क्योंकि सारा एफर्ट कांग्रेस कर रही है यहाँ पे। ठीक है। तीसरा डिमांड रखा गया कि डिसीजन जो होगा वो कॉन्सिलेशन मतलब बातचीत से किया जाएगा, ना कि पावर से या फिर हड़का के या डरा धमका के। यहां पे 3 डिमांड रखी गई है। पहली डिमांड ये है कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस तभी होगी जब इंडिया को डोमिनेंट स्टेटस दे दिया जाएगा। पहले काम करोगे बाद में बात करेंगे, और बात करेंगे तो बातचीत से ही चीजें सॉल्व होगी। लड़ाई दंगा, मार पिटाई, जेल में डालना, ये सब नहीं होगा। और बीच में एक डिमांड फिट कर दी कि कांग्रेस मेजॉरिटी पे होगी, बाकी के लीडर्स जो अलग अलग पार्टी से आ रहे हैं वो मेजॉरिटी में नहीं होंगे। ये डिमांड दिल्ली मैनिफेस्टो की फॉर्म में रख दी गई। किसके आगे? ब्रिटिशर्स के आगे। उस टाइम ब्रिटिश का यहाँ पे जो वाइस रॉय था वो था इरविन। लॉर्ड नहीं लगाऊंगा, आपका मन है तो लगा लेना, वो था इरविन। इरविन बोलता है कि ऐसा है, मजाक मत करो, हमने अभी तक तुम्हारी कोई बात मानी ही नहीं है और जो टॉफी वॉफी दे रहे हैं चुपचाप खा लो। और उसने कर दिया रिजेक्ट। अब हो गया ये दिल्ली मैनिफेस्टो की डिमांड रिजेक्ट। अब गुस्सा आ गया लीडर्स को, सुभाष चंद्र बोस को, भयंकर।
क्योंकि डिमांड कर दी गई रिजेक्ट। महात्मा गांधी को भी लगा यार बेइज्जती हो गई, हम तो लीडर बन के आगे आए थे, यहां तो बढ़िया वाली बेइज्जती हो गई, रौला दिखा रहे थे, लेकिन यहां पे गड़बड़ हो गया। इरविन ने कर दिया रिजेक्ट, लीडर्स गए सनक। लेकिन अब जो लीडर की सनक है वो गजब तरीके की निकलेगी, पुराने लीडर्स की जैसे नहीं है कि फटाफट मर जाओ और मार दो। यहां पे ऐसा है कि मरेंगे लेकिन बहुत मार के मरेंगे, तो उसको हम समझेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। आज की क्लास इतनी ही रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्लास है। एक बार नोट्स ग्रुप पे चले जाना, टेलीग्राम ग्रुप, आपको लिंक पिन कमेंट में मिल जाएगा, उसमें जाना और उसमें आपको नोट्स अभी क्लास के बाद चले जाएंगे। नोट्स मेरे हिंदी इंग्लिश मिक्स होते हैं, जैसे बोल रहा हूँ ये सेम टू सेम लिखा हुआ विद पिक्चर्स आपको मिल जाएगा, उसको डाउनलोड कर देना। जितना पढ़ा रहा हूँ पढ़ते रहो, इसके अलावा पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा सारी की सारी क्लासेस यहाँ चली रही हैं। हाँ, अगर आप स्पेसिफिक बैच ज्वाइन करना चाहते हो ईपीएफओ का या फिर कोई भी इंजीनियरिंग का, तो आप कैटलिस्ट की वेबसाइट पे जाके कर सकते हो। खुश रहो, मस्त रहो, ऐश करते रहो। थैंक यू।